हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल होती है इस टाइप की, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में होता क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है, ठीक है। और हम एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें वो कंपाउंड क्या होता है, जिसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो उसमें भी सोल्यूबल होता है, जिसे हम ऑर्गेनिक ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही वहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि इथर एल्कोहल, बेंजीन या भी और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान वगैरह, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उनका यूज किया जाता है। प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो कंपाउंड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है, और हम क्या करते हैं उस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, जिसके अंदर वो कंपाउंड सोल्यूबल होना चाहिए, उन दोनों को सेपरेटिंग फनल में लेते हैं। अब जो एक्वस सॉल्यूशन है हमारा वाटर है, जिसके और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो दोनों इमिसिबल होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल दो अलग अलग, वो एक दूसरे में मिसिबल नहीं होंगे, इमिसिबल मिलेंगे आपको, बिल्कुल आपको बाउंड्री दिखेंगी दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर। जैसे कि मैंने शो कर रखा है कि जो डार्क सा पोर्शन है ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है, और ये ऊपर वाला जो है एक्वस सॉल्यूशन मैंने दिखा रखा है। इसमें आपको देख रहा होगा कि क्लियर बाउंड्री दिखती है, ऐसे ही उसके अंदर बाउंड्री बिल्कुल क्लियर दिखेगी, दोनों सॉल्वेंट अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन से वो जो हमारे पास जो कंपाउंड है वो किस में चल जाना शुरू, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही वो उसके अंदर आ जाता है उसका कुछ पार्ट एक्वस सॉल्यूशन से, तो हम क्या कर लेते हैं उस लेयर को, यानी कि उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसके लेयर को नीचे से इस स्टॉप को खोलकर नीचे से निकाल लिया जाता है। जैसे ही ऊपर से एक्वस सॉल्यूशन आना यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, उसको बंद कर देते हैं। यानी कि आप इजीली क्या कर सकते हो, आप उसको कंपाउंड को निकाल सकते हो। फिर फर्दर प्रोसेस क्या है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह का यूज करके, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके सॉल्वेंट को उड़ा दिया जाता है और आपका कंपाउंड आपके पास बच जाता है। ये है आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें अगर इम्प्योरिटी है और वो इम्प्योरिटी मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसोल्यूबल है, तो हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज करके उसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग उसमें चला जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उसको नीचे से निकाल लिया, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को उड़ा दिया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस, या फिर वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी का ज़्यादा डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर ली जाती है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज कर लिए जाते हैं, वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो बुक में है कि आपकी जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की, उसको कैसे आप इफेक्टिव बना सकते हो। तो हमारे पास दो तरीके दे रखे हैं बुक के अंदर। पहला तरीका क्या है कि आप जो आपका कंपाउंड है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसकी सोलिबिलिटी को, जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। या फिर ये बोल दीजिए कि एक्वस सॉल्यूशन में उसकी सोलिबिलिटी को डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये होगा जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा आप। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा एक वाटर के अंदर डालते हुए। जैसे वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव में, ठीक है। अगर मैं ऊपर से उसके अंदर HCl डाल दूं, ऊपर से उसके अंदर HCl डाल दूं, HCl डालने से क्या होगा, वहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि एसिटिक एसिड के भी H पॉजिटिव थे वहाँ पे, और फिर आपने HCl डाल दिया, H पॉजिटिव वहाँ से और ज़्यादा हो गए। तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि आपका एसिड वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, उसका डिसोसिएशन क्या कम हो जाएगा। इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसकी वजह से ये जब ये इस फॉर्म में होगा तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आप ले रहे हो, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, उसमें ज़्यादा डिजोल्व होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाहर से कुछ ऐसी एंटिटी या ऐसा साल्ट डाल के आप क्या कर सकते हो, एक्वस सॉल्यूशन में उसकी सोलिबिलिटी को डिक्रीज कर सकते हो, या फिर सीधा ये बोल दो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। अब अगली प्रोसेस की हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारी पहली। दूसरी प्रोसेस क्या कि मान लीजिए आपके पास 1 लीटर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है, तो अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज करके, यानी कि मैंने एक से ज़्यादा लॉट्स में अगर उसको यूज करेंगे, जैसे कि आपके पास 1 लीटर है तो 500 ml आपने यूज कर लिया, या फिर 250 ml 4 बार आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया यूज करके, तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जब आप स्मॉल लॉट्स के अंदर उसको ले रहे हैं, स्मॉल फ्रैक्शन के अंदर सॉल्वेंट को ले रहे हैं, तो आपका जो कंपाउंड है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है,
ठीक है, उसका एग्जांपल हम जैसे देखेंगे कि मान लीजिए x ग्राम सब्सटेंस है आपका 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व है। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो आपका 2 है। ठीक है, और x ग्राम आपने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट होता है। x ग्राम आपका जो सोल्यूट है, जो कंपाउंड है, वो एक्सट्रैक्ट होकर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में चला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं उसको कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन ईथर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपाउंड इन H2O इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब x ग्राम एक्सट्रैक्ट हो गया, वो किस में जाएगा, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। मान लीजिए आप ईथर यूज कर रहे हो, ईथर की आपने यूज कर ली 1000 ml, सीधा ही एक बारी में ही यूज कर लिया, तो x बाई 1000 नीचे। अब हमारे पास टोटल x ग्राम था ना, कैपिटल x ग्राम, उसमें से x एक्सट्रैक्ट हो गया, तो एक्वस में तो x माइनस x बच गया ना। अब वाटर की भी 1000 लीटर ml में आप ले रहे हो, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि x जो स्मॉल x था, जो आपका एक्सट्रैक्ट होकर ईथर में जा रहा था या फिर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट था, तो कोई और लेयर उसमें जा रहा था, तो वो कितनी आएगी, टोटल वैल्यू का 0.67 या फिर 67% क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये बोल सकते हो आप सीधा। अब हम बात करते हैं, अगर 500 ml लेके हम 2 बार एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट 2 बार लेते हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने मान लीजिए x1 आपका क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 500 ml आप ईथर यूज कर रहे हैं, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, x कैपिटल था ना टोटल, उसमें से x1 घटा देंगे तो हमारे पास एक्वस लेयर में बचा हुआ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन 1000 ml में आप ले रहे हो, तो ये 2 के बराबर करके देखो तो x1 जो आया आपका 0.5, यानी कि पहले जब आप 500 ml यूज किया एक लोट में तो आपका 50% एक्सट्रैक्ट होके किसमें आ गया, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में आ गया। अब हमारे पास 500 ml ईथर और बचा हुआ है, तो दोबारा से हम करेंगे, तो मान लीजिए x2 निकल के आ रहा है आपका, तो x2 बाई 500, ठीक है ना। अब टोटल हमारा 50% तो पहली जो प्रोसेस थी, जो पहली लोड थी उसके अंदर निकल गया था, तो हमारे पास जो बच गया वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो x/2 बच गया ना, क्योंकि x/2 तो आपने पहली जो पार्ट है उसमें निकाल लिया। तो x2 बाई 500 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x2 होगा, अब x/2 माइनस x2, क्योंकि x/2 तो पहले 500 ml जो लोड यूज की थी उसमें निकाल लिया आपने। ठीक है, तो उसका निकालेंगे तो आपका 25% और निकल जाएगा टोटल x का, तो इसका मतलब टोटल 75% आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर हम ऐसे ही आप 4 लोट में अगर यूज कर रहे हो, 1 लीटर का 250 ml आप 4 बार यूज करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप 93.75% तक आप क्या कर सकते हो, आप कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सीधा एक लोट यूज करने की बजाय आप उसको स्मॉल लोट्स में यूज कीजिए सॉल्वेंट को, तो आप ज़्यादा अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो वहाँ से। उसके बाद हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, ये भी आप डिराइव कर सकते हो, जैसे ऊपर आपने किया है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपके पास कैपिटल W ग्राम क्या है, सब्सटेंस प्रेजेंट है VmL ऑफ एक्वस वाटर के अंदर, ठीक है, W ग्राम, कैपिटल W ग्राम, और सॉल्वेंट A, कोई भी सॉल्वेंट A है आपका, सपोज दैट VmL, स्मॉल v आप एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि W1 ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड इन सॉल्वेंट A, यानी कि जो सॉल्वेंट A है ना, अब हम अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना इसको। पहले वाले केस में हमने एक्सट्रैक्टेड अमाउंट देख रहे थे, यहाँ पे अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट देख रहे हैं, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इन A डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन इन B इक्वल टू K। अब कंसंट्रेशन इन A क्या होगी, जो अनएक्सट्रैक्टेड बचा हुआ है A के अंदर, वो हम मान के चले हैं W1 बाई कैपिटल V। अब हमारे पास नीचे जो आएगा W1 माइनस W1 रहेगा, कैपिटल W टोटल लेके चले थे ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट, अब डिवाइडेड बाई V, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की वॉल्यूम आप V स्मॉल v लेके चले इक्वल टू K। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास W1 की वैल्यू आ जाएगी, ये W1 क्या है हमारा, अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड लेफ्ट इन सॉल्वेंट A। याद रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, अनएक्सट्रैक्टेड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगेन आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन, मान लीजिए W2 ग्राम अमाउंट सब्सटेंस लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड इन सॉल्वेंट A। अब मान लेते हैं कि W2 ग्राम आपके पास बच जाती है सॉल्वेंट A के अंदर, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, W2 बाई कैपिटल V डिवाइडेड बाई W1 बाई W2 माइनस W2। तो ये W1 कहाँ से, क्योंकि W1 अनएक्सट्रैक्टेड बचा हुआ है हमारे पास,
तो अनएक्सट्रैक्टेड में से ही अनएक्सट्रैक्टेड बचेगा ना, तो सेम वही कर रखा है। इसको सॉल्व करके आया तो हमारे पास ये आ गया W1 की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे पुट करके हमारे पास ये आ जाएगा। ये तो था कि जब आप दो प्रोसेस यानी कि दो बार आप उस प्रोसेस को कर रहे थे, यानी कि अगर n टाइम आप उस प्रोसेस को करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी भाई, ठीक है। अब WN क्या है हमारा, अनएक्सट्रैक्टेड है अमाउंट, किसमें, सॉल्वेंट A में। जैसे कि हम पहले वाले में एग्जांपल में एक्वस सॉल्यूशन ले रहे थे ना, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में इतना बच गया, कितना बच गया वो WN है भाई। अब ये जितना कम रहेगा उतना ही हमारा एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, सही बात है ना। तो हमारा ये कम होना चाहिए, सीधी बात ये है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड अमाउंट है। ये किस पे डिपेंड करेगी, इसके ऊपर। W तो देखो इस पे तो डिपेंड करेगी नहीं, तो हम अमाउंट इनिशियल लेकर चल रहे हैं, इस पे तो करेगी नहीं, तो किस पे डिपेंड करेगी, इस क्वांटिटी के ऊपर। अब यहाँ पे देखो KV, नीचे KV में कुछ जोड़ रखा है, तो यानी कि ये अमाउंट लेस देन 1 होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो इसकी पावर n, ठीक है। यानी कि अब n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये क्वांटिटी 1 से कम है, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ये वैल्यू उतनी कम होगी तो WN की वैल्यू भी कम होगी। कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा करते जाओगे ये वैल्यू टोटल उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि अंदर जो ब्रैकेट में चीज है उसकी वैल्यू 1 से कम है। अगर 1 से ज्यादा होती तो n की वैल्यू बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़ती, लेकिन 1 से कम है तो ये n की वैल्यू बढ़ाने से अब ये वैल्यू घटेगी। आप करके भी देख सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार आप उसको कितनी लोड्स में आप एक्सट्रैक्शन को कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन।